जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी के आराधन बैच में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से उसी रैंडमनेस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी से संबंधित रैंडम टॉपिक्स को उठाए हैं और उसके 10 प्रमुख क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तरह से समझिए तो ये आपका 10 टॉपिक रिवाइज हो रहा है। इसको आपको 1.5 गुनी की स्पीड पे सुननी है। कमेंट करके बताना है कि इस 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। एक जरूरी सूचना यह है कि 2024 के लिए 2025 के लिए यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों की टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट है। यूपीएससी के लिए 12 फुल टेस्ट हैं, इसमें मतलब 8 के अलावा फुल टेस्ट हैं, 2 करंट अफेयर के टेस्ट हैं और 2 सीसैट के टेस्ट है। इसका फीस मात्र 700 रुपये है। यूपीपीसीएस के लिए पूरे जोर शोर से चल रहा है पीसीएस, इसके लिए लगभग 20 या 22 टेस्ट हैं, लगभग वो भी 700 रुपये में आप मात्र ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के लिए यूपीएससी 2500 रुपये और यूपीपीसीएस 2000 रुपये। ठीक है, ये आप चाहिए तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको टारगेट बना के चलना है अभी से, क्योंकि देखिए क्या है, ये जो पेपर वन है बहुत ही रेंडमनेस इसकी प्रकृति होती है। कितना कट ऑफ जाएगा क्या जाएगा, अभी अपने यूपीएससी का कट ऑफ आया देखा ही होगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि वो आपका जब तक आप इस एप्टीट्यूड पे नहीं जाएंगे और प्लस सीसेट पे अगर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका प्री निकलने से रहा। यूपीएससी के संदर्भ में यूपीपीसीएस में भी आपको रैंडमनेस के लिए तैयार रहना है, प्लस प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो जो बच्चे 2025 में देना चाहते हैं वो चाहे तो अभी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी परख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें कोशिश ये करेंगे कि फ्रिक्वेंटली आराधन बैच में भी डिस्कशन करते रहे ताकि एक समझ यहाँ से डेवलप होगी पीवाईक्यू की। ठीक है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री हो, पीवाईक्यू की अहमियत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न थे, निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। देखिए ऐसे प्रश्न ट्रिकी होते हैं और ये 2003 का प्रश्न है। यूपीएससी में 2003 में प्रश्न पूछा था। ऑप्शन था आपके पास 6ठा और 22वां, 12वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां। मुझे याद है 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1956, ठीक है, उसमें 4 राज्यों के जो 4 वर्ग थे, भाग क ख ग घ, इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो एक चीज आपको अगर देखा जाए इसमें कि किसमें रिसफलिंग हो सकता है, भाई 6 राज्य बनाया जा रहा है तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी आपको वहां पे करनी पड़ेगी, कम से कम रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो 7वां संविधान संशोधन अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तब आप इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। सही विकल्प इसका हो जाएगा 7वां और 31वां। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे उनको उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग लोकसभा में सीटें दी गई थी। और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ये 1972 में हुआ था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। तो ये 2 संविधान संशोधन राज्यों से लोकसभा के लिए संख्या में वृद्धि करने वाले हैं। बात करें अगर 6ठा संविधान संशोधन अधिनियम की, तो ये केंद्रीय सूची में नए विषय कुछ जोड़ते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, इनके संदर्भ में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां लगाता है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो असम से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया था। ठीक है, 12वां की अगर बात करें तो 12वां संविधान संशोधन गोवा और दमनदीप को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हुआ था। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम बेसिकली आपातकाल के संदर्भ में था। उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर आपातकाल वो जारी कर सकते हैं, है ना। और जो आपातकाल की घोषणा है ये नॉन जस्टिसिएबल है, गैरवादी घोषित कर दिया गया था। इसी तरीके से 11वां संविधान संशोधन अधिनियम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित था। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये अपने आप में बहुत ही वास्ट 1976 वाला, ये अपने आप में 42वां संविधान संशोधन ये अपने आप में मतलब एक तरह समझिए तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता बनाई गई, है ना। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया गया, है ना, कार्यकाल को इसमें बढ़ाया गया। इसके अलावा कई सारे इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। लगभग आपको अगर लिस्ट देखेंगे तो पूरी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत ही व्यापक संशोधन किया गया। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है।
एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न कैसे सही किए जाते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में संविधान जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। तो जरूर संविधान खोल करके देखिए, आर्टिकल 85। आज का जो टॉपिक इसीलिए लाया भी हूँ कि एक बार आप संविधान खोल करके देखें, क्योंकि होता क्या है कि जिस भी टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, किसी भी बुक से, किसी कोचिंग के नोट से पढ़ लिया, वहां की वर्डिंग क्या होती है अपने हिसाब से चेंज हो जाती है, ट्रांसलेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। लेकिन जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस मूल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वही मिलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे अभी आप देखिए, भारत का संविधान खोलिए, अनुच्छेद 85, ठीक है, आर्टिकल 85 क्या बोल रहा है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसके बारे में बोल रहा है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जिसे वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अब आप फिर से स्टेटमेंट देखिए, इंग्लिश में भी दिखा दूं? इंग्लिश वाले बोले सर इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। हालांकि ये अपलोड किया गया था, सेशन ऑफ पार्लियामेंट prorogation and dissolution. The president shall for time to time summon each house of the parliament to meet at the such time and the place as he think fit. But 6 months shall not intervene between the last sitting on the in one session and the date of appointed by this first sitting in the next session. कहने का कुल मतलब ये है कि भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल संसद का सत्र अपने हिसाब पे जैसे चाहे वो आहूत कर सकता है। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में 3 सत्रों का प्रावधान करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बोल रहा है कि आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा, यानी कि संसद का सत्र राष्ट्रपति जब चाहे जहां चाहे तब आहूत कर सकता है, लेकिन 2 अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान है। ठीक है, कोई न्यूनतम दिनों की संख्या या न्यूनतम 3 सत्र ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। एक वर्ष में कोई दिनों की न्यूनतम संख्या नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो सही हो जाएगा 1 और 3। आंसर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये भी 2020 का प्रश्न था, 2020 का प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में 2 बार के लिए बढ़ाया जाता है, एक बार में 2 वर्ष के लिए। अब पूछा इसमें से कौन सा सही है? देखिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटिए। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं, आर्टिकल 83। ये क्या बोला? संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पहला चीज क्या बोला कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा का कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हर 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है हट जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप अनुच्छेद 83 अगर पढ़ेंगे तो आपको क्या पता है, क्या आपको 83 का 2 क्या बोल रहा है कि आपात की अगर उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, और उद्घोषणा जब वो आपात की उद्घोषणा खत्म हो जाएगी तब 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए 83 क्या बोल रहा है, परंतु देखिए प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड में which a proclamation of emergency is operation be extended by the parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। यानी कि जब आपात की उद्घोषणा खत्म हो जाएगी तब 6 माह से अधिक आपको नहीं बढ़ा पाएंगे, प्लस एक वर्ष में 1 बार से अधिक नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब देखिए प्रश्न फिर से, तो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने तक आपातकाल की बात तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में एक बार के लिए 1 वर्ष में बढ़ाया जा सकता है, तो 2 वर्ष गलत, सही विकल्प इसका भी हो जाएगा सी। ठीक है, आर्टिकल जरूर देखिए, वो आपको बहुत ही फायदा करेगा, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। जब प्रश्न में आप कुछ भूलेंगे
तो जैसे कर्ण को तो उसकी शक्ति याद नहीं हुई थी, लेकिन आप लोग कर्ण नहीं है तो आप लोग को आपकी शक्ति याद हो जाएगी, प्रश्न सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका अगर आप इससे बढ़ते हैं तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। मनोनीत किया जाता है भाई नॉमिनेशन तो होता नहीं है, नियुक्त किया जाता है अपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ होता नहीं है कि किस कोई एक प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। दो में आप फंसेंगे, चयनित किया जाता है कि निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। और इसमें भयंकर कंफ्यूजन है, अमूमन लोग इसमें सी मार करके चले आएंगे निर्वाचित किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 93 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 बात करता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है, चुनेगी। और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब किसी अन्य सदस्य को यथाशीघ्र चुनेगी। चयन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात हो रही है? चयन की, न कि निर्वाचन करेगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, इंग्लिश वाला देखिए क्या है 93। The speaker and the deputy speaker of the house of the people. The house of the people shall as soon as may be choose. क्या बोल रहा है यहाँ पे? चूजन की बात हो रही है, चयन की बात हो रही है, न कि निर्वाचन की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निर्वाचन नहीं किया जा रहा है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 93 में ये बताया गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। चूज की बात आ रही है, ठीक है। चूज शब्द का प्रयोग किया गया है, इलेक्शन या इलेक्टेड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो सही विकल्प अब बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। तो चयनित किया जाता है, ठीक है, चूजन, चूज की बात हो रही है, ना कि इलेक्ट की, ठीक है। सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो क्या मार देंगे? सी मार देंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, ठीक है। राज्यसभा में भी यही था। लोकसभा में यदि किसी दल की न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें 489 सीटों के लिए चयन हुआ था, मतलब इलेक्शन हुआ था। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीत ली थी। दूसरे स्थान पर सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और शायद तीसरे स्थान पर थी स्वतंत्र पार्टी, है ना। ये तीसरे स्थान वाला नहीं कंफर्म है, लेकिन दूसरे स्थान वाला कंफर्म है कि विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही होगा जो दूसरे स्थान पे होगा, और वो 16 सीटें प्राप्त करने वाली दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई थी, स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, सीपीआई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बिल्कुल 1969 में मान्यता दी गई थी, और राम सुभग सिंह को जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। राम सुभग सिंह, नाम याद करिएगा, राम सुभग सिंह। ये राम सुभग सिंह को लोकसभा में दी गई थी, और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा थे 1969 में ही राज्यसभा में भी, इनको भी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दूसरा सही हो जाएगा भाई, दूसरा क्यों गलत होगा? ठीक है, सही है। राम सुभग सिंह को 1969 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिली थी। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 75 सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि 10% होना आवश्यक है, यानी कि 55 सदस्य आपके पास होने चाहिए, तभी आपको नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलेगा, जो कि बेसिकली कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। राज्य निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। देखिए कैसे इसको सही करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट केवल आया, ठीक है। संविधान के अनुसार संसद में कौन शामिल है? 3 अंग होंगे। आर्टिकल 79 देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 79। संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 79 क्या बोल रहा है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, अब ये गलत, ये गलत। अब केवल या तो एक सही होगा या तो कोई भी नहीं सही होगा। देखिए पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, सीधे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं, अपना समय बचाना है। ठीक है, क्यों उसमें माथापच्ची करने जाएगा भाई, माथापच्ची नहीं करनी है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो अब वाले अगर आते हैं केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, केवल चार सही, तब आपको हर स्टेटमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, जो हट रहा है उस पर आपको सीधे टिक करना ही नहीं है। ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं देना। अब पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। गलत बात है। दिल्ली है, पांडिचेरी है, इस समय जम्मू कश्मीर है, JNK है। ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व है। दिल्ली में 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, पांडिचेरी में 1 सीट है, तो लगभग 8 सीटें आपकी राज्यसभा में है ना। और निर्वाचन संबंधी जो झगड़ा है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं है, बल्कि वो जो है आपका न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। तो सही विकल्प क्या है, डी, कोई इसमें से सही नहीं है। 2012 का प्रश्न था ये। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न फिर वही रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, रिपीटेड है। 8वां देख लीजिए, राज्यसभा किसी धन विधेयक को सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को अस्वीकार करे या स्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। दूसरा, लोकसभा विधेयक पर कोई विचार आगे नहीं करेगी। तीसरा, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। चौथा, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। ध्यान दीजिए, जब भी संयुक्त बैठक की बात आएगी, कॉमन सेशन की बात आएगी, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगी। ठीक है, तो खत्म कर दीजिए इसको। लोकसभा धन विधेयक के मामले में अभिभावी होती है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं करेगी, ये भी नहीं, लोकसभा जैसे मन कर चाहे। आर्टिकल 109, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करे या तो अस्वीकार करे। लोकसभा विशेष पावर के तहत उस पर आगे अपना काम कर सकती है, आगे कार्यवाही कर सकती है। सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, आर्टिकल 109। एक बार देख लीजिए, ठीक है, जरूर देखिए, बिना देखे काम गड़बड़ होगा। ठीक है, 109, 110 जरूर देखिएगा। 110 क्या है, 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा कि धन विधेयक क्या होगा, धन विधेयक क्या होगा 110। 109 क्या है, धन विधेयक के संदर्भ में प्रक्रिया, क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक तभी होगा मनी बिल कि अगर वो राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा, धन विधेयक होगा। तो दूसरा, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा, यानी कि लोकसभा जब पारित कर देगी तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित या सिफारिशों के अलावा भी लोकसभा को लौटा देगी। ऐसा ना होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर ले या तो अस्वीकार कर ले, लोकसभा की मर्जी। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार कर लेगी तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों के साथ पारित समझा जाएगा। यानी कि अगर राज्यसभा में कुछ संशोधन सुझाए, ठीक है, तो धन विधेयक को मान लिया जाएगा कि हाँ ठीक है, लोकसभा की सहमति मिल गई है। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करेगी तो बिना संशोधन के दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जैसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। इसमें भी अगर 14 दिन तक, ठीक है, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा की सिफारिशों के लिए पारित विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर नहीं लौटाया जाता है तो उसको भी लोकसभा द्वारा उसी रूप में पारित समझ लिया जाएगा। यानी कि इसमें स्पेशल पावर है लोकसभा के पास, राज्यसभा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। सही विकल्प इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अनुच्छेद 109 आपने देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं। राज्य की वर्तमान राज्य क्षेत्र को परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ठीक है, बिल्कुल गलत। ये संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 अनुच्छेद 1 to 4, ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने अथवा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने। ठीक है, अनुच्छेद 312 और ये है शायद अनुच्छेद 249। ठीक है, 249 और 312 अभी देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में अगर आपको संशोधन करना है तो आपको संविधान संशोधन विधेयक स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये
संघ और क्या बोलते हैं संघवाद का सिद्धांत है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, ऐसा कुछ स्पेशल पावर नहीं मिला है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 और 312 ये नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए 2/3 संकल्प सदस्यों के संकल्प से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो संसद ऐसी सेवाओं की स्थापना कर पाएगी। ये राज्यसभा के लिए विशेषाधिकार दिया गया है। सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10, आज का लास्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में गलत बात है। 312 में ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। ठीक है, सरकार संविधान में संशोधन करने के विषय में तो समान शक्तियां बिल्कुल संविधान में संशोधन करने के संदर्भ में हैं। सरकार को हटाने के विषय में बिल्कुल नहीं है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 अगर आपको याद होगा तो लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में ये भी लोकसभा का है। ठीक है, ये भी लोकसभा का है, नहीं होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका बी, संविधान संशोधन लागू करने में, यानी कि दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां क्या है? संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत उसकी स्पेशल पावर नई अखिल भारतीय लोक सेवाएं और सरकार को हटाने के विषय में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और कटौती प्रस्ताव भी लोकसभा में अधिक उसको शक्तियां प्राप्त हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? 9 आज नहीं हो पाए। ठीक है, ये जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि ये आपका समझिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपके ईमानदारी से अगर आप बताते हो तो एक तो बच्चों को एनालिसिस करने का मौका मिलता है, दूसरा कि आपको जैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। ठीक है, कि ज्यादा प्रश्न सही हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, अभी यूपीएससी का ध्रुव बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ध्रुव बैच और फाउंडेशन बैच भी फिर से स्टार्ट है। तो आप चाहिए तो उसमें 2025-26 के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। एक नंबर फिर से कई लोग नंबर पूछ रहे थे, भाई नंबर बार बार दिखाता हूँ 95 19 78 00 78। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।